आज के क्लास में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का रिवीजन। जैसा कि पीछे वाले क्लास में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा समाप्त कर चुके हैं, इसमें सिर्फ रिवीजन करेंगे। चलिए रिवीजन के तौर पर स्टार्ट करते हैं। जो नए जुटे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से चलेंगे पूरा फास्ट रिवीजन में। हम बता चुके हैं पीछे वाले क्लास में नोस्ट्राइल जो नाक का छिद्र आगे रहता है ना, उसी को कहा जाता है नोस्ट्राइल, जिसे कहते हैं नासा छिद्र, इसी को कहा जाता है नोस्ट्राइल। और लैरिंक्स जो आगे जाके खुलता है, यही लैरिंक्स कहलाता है। और ये आगे जाके लैरिंक्स, यही आगे जाके ट्रेकिया कहलाता है। ट्रेकिया दो भागों में टूट जाता है। बता चुके हैं कि नोस्ट्राइल किसे कहा जाता है, जो नाक के छिद्र के समान रहता है ना, उसी को कहा जाता है नोस्ट्राइल। पीछे वाले क्लास में बता चुके हैं। और ओरल कैविटी जो मुख वाले भाग यहाँ पे रहता है ना, वही कहलाता है ओरल कैविटी। फायरेंक्स आगे जाके जो यही लैरिंक्स कहलाता है। और लैरिंक्स के पहले जो रहता है ना, फायरिंक्स कहलाता है। लैरिंक्स के पहले जो जस्ट कान के सामने में रहता है, वही लैरिंक्स यानी फायरिंक्स रहता है। और फायरिंक्स के नीचे जस्ट रहता है लैरिंक्स आपका। और लैरिंक्स के नीचे ट्रेकिया रहता है। ट्रेकिया दो भागों में टूट जाता है। पहला जो भाग टूटता है ब्रोंकाइल जिसे कहा जाता है, वही ब्रोंकाइल्स आगे जाके ब्रोंकाइल्स का रूप ले लेता है। ब्रोंकस जिसे कहा जाता है, वही आगे जाके ब्रोंकाइल्स का रूप। ये जो ब्रोंकाई यही ब्रोंकाई आगे जाके ब्रोंकियोल्स का रूप ले लेता है, ब्रोंकियोल्स का रूप। और ब्रोंकियोल्स में ही फेफड़ा आ जाता है। ये फेफड़ा में जब आ गया तो इसका हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम पढ़ेंगे फेफड़ा दोनों है। यही जो नीचे वाला रहता है ना, यही डायफ्राम कहलाता है। डायफ्राम इस टाइप में रहता है, यही डायफ्राम कहलाता है। ये फेफड़ा हो गया आपका, और यही नीचे डायफ्राम कहलाता है। दायां फेफड़ा जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, दायां फेफड़ा जो रहता है वो बड़ा होता है। और यही नीचे वाला डायफ्राम कहलाता है। ये नसल कैविटी जो आँख के ऊपर जस्ट रहता है, वही नसल कैविटी कहलाता है। मुंह में आप सभी फायरिंग के जो आगे खुलता है, वही ट्रेकिया के रूप ले लेता है। और ट्रेकिया आगे जाके दो भागों में बढ़ जाता है। बता चुके हैं अभी जस्ट। ब्रोंकाइस आगे जाके ब्रोंकियोल्स का रूप ले लेता है। ब्रोंकाइस ही आगे जाके ब्रोंकियोल्स का रूप ले लेता है। जैसा कि इसमें बताया गया है, इसमें दिखाया गया है कि फिगर के माध्यम से कि यही जो ब्रोंकियोल्स आगे जब जाता है ना, तो यही एल्वियोली का रूप ले लेता है। छोटे छोटे भागों में बहुत छोटा छोटा रहता है। ब्रोंकियोल्स जो रहता है उसी के आगे में यानी एल्वियोली का रूप ले लेता है। एल्वियोली बहुत बड़ा संख्या में पाया जाता है। कौन? तो एल्वियोली इस टाइप में पाया जाएगा। देखिए यानी एल्वियोली इस टाइप में पाया जाता है। चलिए अब आगे। एल्वियोली इस टाइप में रहेगा आपको। यही एल्वियोली बहुत बड़ा संख्या में पाया जाता है। कौन? तो एल्वियोली। ट्रेकिया हम बता चुके हैं, ट्रेकिया आगे जाके दो भागों में टूट जाता है। जो पहला जब जाता है ट्रेकिया, तो वही यानी किसका रूप ले लेता है? तो वही जब आगे जाता है तो ब्रोंकियोल्स का रूप ले लेता है। किसका? तो ब्रोंकियोल्स का रूप ले लेता है। ब्रोंकियोल्स का रूप ले लेता है। देखिए इस ऐसा दिखेगा आपको। क्या चीज़? एल्वियोली। फेफड़ा का जो एल्वियोली मतलब पाया जाता है, वो इस टाइप में दिखेगा। इस टाइप में ये जो नली, ये आपको जो दिख रहा है, ये सिरा और धमनी रहता है। यही मतलब ब्लड को यहाँ पे लग जाता है। इस टाइप में रहेगा। देखिए आपको फिगर के माध्यम से यही जो ये क्या चीज़ है? एल्वियोली है। अंडा के आकार के जैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ, नहीं बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता है। क्या चीज़? एल्वियोली। चलिए पीछे वाले क्लास में हम बता चुके हैं कि सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम में चलेंगे, जिसमें हम बताएं कि जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 + H2O + 686 कैलोरी ऊष्मा का निर्माण करता है। ये सब हम बता चुके हैं। और श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की क्रिया, इसके जो श्वसन की क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की क्रिया वही कहलाती है। यानी मृत व्यक्ति का शरीर
ठंडा इसी कारण से पड़ जाता है क्योंकि उसके जो सांस नहीं लेता है, क्योंकि वह सांस नहीं लेने के कारण मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ जाता है और भारी हो जाता है। कैसा? तो डेड व्यक्ति रहता है, जो मृत व्यक्ति रहता है उसी का। स्वच्छोभास, इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए C6H12O6 यही जो है ना ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तो यही आगे जाके CO2 H2O और ऊर्जा का निर्माण करेगा। यही हर चक्र यही क्रिया चलती रहती है, यही क्रिया चलती रहती है। क्लोरोप्लास्ट बनेगा, ये आपका ग्लूकोज, उसके बाद फिर बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पाया जाता है? यानी एनिमल सेल में। ये बता चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया था वो किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया ही ऑक्सीजन शोषण करता है, बता चुके ऑक्सीजन शोषण करता है। कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा शोषण करता है? तो ऑक्सीजन शोषण करता है। कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया। यही ऑक्सीजन शोषण के फलस्वरूप जो होता है ना कितना यानी 36 ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। 36 ATP। कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन शोषण के दौरान। आगे हमारा है कि ये नसल कैविटी कहलाता है। फायरेक्स लेरेंक्स, ये अभी हम जस्ट बताए थे। फायरेक्स आगे जाके लेरेंक्स होता है, आगे जाके यही ट्रेकिया का रूप ले लेता है। ट्रेकिया आगे जाके दो भाग में टूट जाता है। पहला जब ब्रोंकियाल्स, यही आगे जाके ब्रोंकियोल्स का रूप ले लेता है। ब्रोंकियोल्स में ही छोटे छोटे एल्वेली पाया जाता है। ब्रोंकियोल्स में ही डंडे के आकार का रहता है, जैसे कि ये गया, ये ब्रोंकाई कहलाता है। ये जो डंटी ब्रोंकाई, बस इसमें जो ये जो डंटी लगा रहता है, इसमें जब फफूंदी के आकार रहता है, यही जो डंटी रहता है ना, यही कहलाता है ब्रोंकियोल्स कहलाता है। अगला है, हम बता चुके हैं कि जो निःश्वसन यानी अंदर लेने के समय ऑक्सीजन कितना % लेते हैं? ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नाइट्रोजन कितना? 78% और छोड़ते कितना है? यानी निःश्वसन कितना करते हैं ऑक्सीजन का? 17%। कार्बन डाइऑक्साइड का 4 से कहीं देगा 4.6%, नाइट्रोजन का 78 का 78% यानी छोड़ते हैं। ये सब हम बता चुके हैं। हम बताए थे कि एक कोशिकीय जीव में श्वसन की क्रिया कौन सी विधि के द्वारा होता है? विसरण की विधि के द्वारा। कैसा? एक कोशिकीय जीवों में। और जलीय जीवों में कैसा होता है? तो गिल्स के द्वारा होता है। जलीय जीवों में गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। टेडपोल में भी गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। और मेढक में कहेगा निष्क्रिय मेढक तो त्वचा के द्वारा, लेकिन टेडपोल कहेगा नहीं तो गिल्स के द्वारा हो जाएगा। और एक पूछता है कि जीवाणु, ये बहुत बेबिया है कि जीवाणु किसके द्वारा श्वसन की क्रिया करती है? तो मीसोसोम के द्वारा। किसके द्वारा? मीसोसोम के द्वारा। जीवाणु जो करती है श्वसन की क्रिया किसके द्वारा करती है? तो मीसोसोम के द्वारा। ये सब बता चुके पीछे वाले क्लास में, बहुत अच्छा से बताए थे। इसमें हम सिर्फ फिगर के माध्यम से चलेंगे। चलिए आगे, जो डायफ्राम रहता है ना, ये डायफ्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शरीर के लिए। डायफ्राम अगर जो टूट जाएगा तो डायफ्राम आपसे पूछेगा कि कौन से डायफ्राम की आकृति कैसी होती है? तो गुंबदाकार आकृति की होती है। डायफ्राम की आकृति गुंबदाकार आकृति की होती है। कैसे? डायफ्राम की आकृति। डायफ्राम कहाँ पाया जाता है? इन बच्च गुहा के नीचे और उदर गुहा के ऊपर क्या चीज़? डायफ्राम पाया जाता है। निःश्वसन में यह कितना %, यह जो निःश्वसन में है यह कितना % भाग देता है? तो 75%। यानी सांस को जब हम बाहर छोड़ते हैं तो उसमें लगभग 75% काम यही करता है। कौन? तो डायफ्राम 75% योगदान देता है। कौन? तो डायफ्राम। सांस बाहर छोड़ने के समय गर्भवती महिला में जो होता है डायफ्राम काम नहीं करता। गर्भवती महिला उसमें जो है ना डायफ्राम काम नहीं करता है। डायफ्राम जो टूट जाने से जो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। किससे? डायफ्राम अगर जो टूट जाएगा तो। ये सब अब बता चुके हैं। अब हम लंग्स में पूरा अगर जो लंग्स में हम चलेंगे। स्वर तंत्र किसे कहा जाता है? लायरेक्स को ही कहा जाता है स्वर तंत्र। स्वर तंत्र जो होता है ना, यही स्वर तंत्र जो होता है ना वॉइस बॉक्स कहलाता है। जब आप बोलते हैं तो यही वॉइस बॉक्स कहलाता है। कौन? तो लायरेंक्स से कहलाता है क्या चीज़? वॉइस बॉक्स। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम कौन करता है? तो सेरेंक्स करता है। पक्षियों में जो होता है ना वॉइस बॉक्स का काम करता है सेरेंक्स। जो पक्षियों में होता है वॉइस बॉक्स का काम सेरेंक्स करता है, जबकि जंतु में वॉइस बॉक्स का काम कौन करता है? तो लैरिंक्स करता है। कौन करता है? लैरिंक्स करता है।
लैरिंज पर एक ढक्कन की आकृति की होती है, यह कहते हैं एपिग्लोटिस कहलाता है। यहीं पर जो होता है एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस का काम है कि भोजन जिस रास्ते से जाता है उसको भोजन के रास्ते लेके जाना, और वायु जिस रास्ते से जाता है उसको वायु के रास्ते को भेजना। किसका काम होता है? तो एपोग्लोटिस का काम। एपोग्लोटिस जो होता है ना, श्वास नली ना जाकर बल्कि ग्रास नली में खुलता है। क्या चीज़? एपोग्लोटिस कहाँ पाया जाता है? तो लैरिंक्स में पाया जाता है। अब से हम बता चुके पीछे वाली क्लास में कि एपिग्लोटिस का नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। एपिग्लोटिस को नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा नियंत्रित करता है। किसको? एपिग्लोटिस को नियंत्रित कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा किसको? एपिग्लोटिस को नियंत्रित करता है। आगे हम चलते हैं फेफड़ा में, कुछ भाग देख लेते हैं फेफड़ा का। फेफड़ा में हम बता चुके हैं कि फेफड़ा दो प्रकार के पाया जाता है। फेफड़ा दो भागों में पाया जाता है, एगो दायां एगो बायां। जो कि दाएं फेफड़ा सबसे बड़ा होता है, दाएं फेफड़ा जो होता है वह बड़ा होता है। दाहिने फेफड़ा जो होता है ना, फेफड़ा को फुसफुस या फिर पल्मोनरी भी कहा जाता है। फुसफुस या फिर पल्मोनरी किसको कहा जाता है? फेफड़ा को फुसफुस या पल्मोनरी। फेफड़ा जो होता है रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है। फेफड़ा का काम क्या चीज़ होता है कि रक्त में जो होता है ब्लड में O2 को मिला देना, फेफड़ा का ये काम होता है, जिससे रक्त की शुद्धिकरण हो जाती है। आपसे पूछेगा कि ब्लड कहाँ शुद्ध होता है? तो फेफड़ा में हो जाता है। ब्लड जो होता है वह कहाँ शुद्ध होता है? तो फेफड़ा में। ब्लड प्योर कहाँ होता है? तो फेफड़ा में। प्योर कहने का मतलब है कि शुद्ध कहाँ होता है? तो फेफड़ा में हो जाएगा। आपसे ट्रैकिया की लंबाई कितना था? ये जो ट्रैकिया था यहाँ तक लंबाई कितना था? तो 10 से 11 मीटर बता चुके थे पीछे वाले क्लास में कि ट्रैकिया की लंबाई कितना था? 10 से 11 मीटर। और आपसे पूछेगा कि फेफड़ा के ऊपर वाली जो आवरण बना होता है वह उसे क्या चीज़ कहा जाता है? तो प्लूरल मेम्ब्रेन इसे को कहा जाता है। प्लूरल मेम्ब्रेन। फेफड़ा के जो ऊपरी रहता है वो उसको क्या चीज़ कहा जाता है? ऊपरी भाग जो ढका रहता है वह किसके द्वारा ढका होता है? तो प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा ढका होता है। क्या चीज़? तो फेफड़ा। फेफड़ा बता चुके हैं। अब इस पर हम थोड़ा सा आते हैं। एल्वियली, यही कहलाता है एल्वियली। ब्रोंकियोल्स के ये जो होता है ना, ये भाग ब्रोंकियोल्स होता है और यही भाग एल्वियली कहलाता है। ये भाग एल्वियली कहलाता है। ये भाग जो होता है ना, यही भाग एल्वियली कहलाता है। एल्वियली पर जब इस पर जब यानी कुछ इसी में एल्वियली में ही जब छेद हो जाता है ना, तो कहा जाता है कि टीबी नामक रोग हो जाता है। इसी में जब छेद हो जाता है तो टीबी नामक रोग हो जाता है। किसमें? एल्वियली में छेद हो जाने के कारण टीबी नामक रोग हो जाता है। और एल्वियली पर अगर जो बलगम जम जाता है तो कहा जाता है कि दम्मा नामक रोग हो गया। क्या चीज़? दम्मा हो गया। यहीं पर एल्वियली में ही अगर जो बलगम जम जाएगा बहुत सारा इसमें जैसे कि बलगम इसके ऊपर जम जाएगा तो इसी का कहा जाता है कि दम्मा हो गया। क्या चीज़? दम्मा हो गया। एल्वियली में रक्त कोशिकाएं होती है जिनमें रक्त पाया जाता है। देखिए, यही एल्वियली में रक्त कोशिकाएं होती है जिसमें रक्त पाया जाता है। रक्त के अंदर जो होता है वह हीमोग्लोबिन होता है। एल्वियली हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन छोड़ देता है। एल्वियली का काम क्या चीज़ होता है कि हीमोग्लोबिन में जो रहता है ना वो ऑक्सीजन छोड़ देता है। एल्वियली का काम रहता है कि हीमोग्लोबिन जो ब्लड आता है ना उसमें ऑक्सीजन छोड़ने का काम कौन करता है? तो एल्वियली। यही जो होता है ना, क्या चीज़? रक्त में एल्वियली जो होता है ना वो रक्त में ब्लड छोड़ देने का काम करता है। कौन? तो आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे वेंटिलेटर मशीन। वेंटिलेटर मशीन कब लगाया जाता है? वेंटिलेटर मशीन कब लगाया जाता है? जब व्यक्ति किसी बीमारी के कारण परेशान रहता है तो ही वेंटिलेटर मशीन लगाया जाता है। जब कोई व्यक्ति बीमारी के कारण परेशान रहता है तो वेंटिलेटर मशीन का उपयोग किया जाता है। यह एक कृत्रिम सांस लिया जाता है। कृत्रिम कहने का मतलब है कि ये मानव के द्वारा बनाया गया एक है। ऑक्सीजन के साथ इसमें जो होता है ना ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है तो ये सांस लिया जाता है। या आपसे पूछ लेगा कि वेंटिलेटर में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है। ऑक्सीजन के हीलियम इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी रहता है, इसी कारण से हीलियम मिला देने से वह हल्का हो जाता है। आपसे पूछ लेगा कि समुद्र की गहराई तक तल में जाने के लिए गोताखोर किसका उपयोग करता है? तो ऑक्सीजन के साथ वो भी हीलियम का ही उपयोग करता है। लेकिन जब
ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना रहता है, यानी जब तैराकी लोग ज़्यादा गहराई तक नहीं जाते हैं तो ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन मिलाकर वह ज़्यादा गहराई तक नहीं जाते हैं तो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन मिलाकर सिलेंडर लेकर जाते हैं। वयस्क मानव 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? अडल्ट मानव जो रहता है वह 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? 14 से 18 बार। जबकि बच्चों जो होता है चाइल्ड लोग कितना 18 से 30 बार 18 से 30 बार लगभग सांस लेते हैं। कौन? तो बच्चे लोग जो होते हैं वो 18 से 30 बार सांस लेते हैं। चलिए अब आपका आगे देखते हैं। आगे डायफ्राम पढ़ा चुके। देखिए यही जो रहता है जोड़ी आगे पढ़ाएंगे हम आपको। ये लगभग आपको कशेरुकी दंड वगैरह में बोन जब चलेंगे हड्डी उसमें भी पढ़ाएंगे। उसको आगे बताएंगे कि इसे कहा जाता है रिब्स। इसी को कहा जाता है रिब्स, जिसे कहते हैं पसली। ये 12 जोड़ा होता है। 12 जोड़ा कहने का मतलब है कि 24 बार आता है। यही देखिए डायफ्राम रहता है। ये डायफ्राम अगर जो टूट जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। डायफ्राम रहता है, डायफ्राम यही रहता है और इसी के अंदर यहाँ पर रहता है आपका फेफड़ा। और ये पीछे की ओर डायफ्राम की जस्ट पीछे की ओर यानी रीढ़ की हड्डी गई हुई रहती है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि रिवीजन में किए थे इतना कर लिए, बहुत है रिवीजन। और इसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको पीछे वाले क्लास देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। पीछे वाले क्लास देख लीजिएगा, उसमें हम बहुत अच्छा से समझा चुके हैं। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि रिवीजन के तौर पर चले थे तो ज़्यादा देरी नहीं लग जाना था, इसीलिए नहीं लगे ज़्यादा देरी। अब आगे वाले वीडियो में हम प्रीवियस ईयर वाला देखेंगे, जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी वगैरह जितना भी पूछा गया है बिहार दरोगा वगैरह में, उसको हम लेकर चलेंगे आगे वाले वीडियो में। चलते हैं। जो नए जुटे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बाकी बात कल वाले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।